गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और आई होप आपने पिछले वीडियो तक सारी चीज़ें जो अच्छे से पढ़ ली होगी। फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखें। और देखो, जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को बार बार समझोगे नहीं, तब तक थोड़ा सा करना मुश्किल है। ठीक है ना? तो आज तक हमने फैजान्स रूल तक का जो टॉपिक है वो पढ़ लिया था। अब आज हम क्या, फैजान्स रूल के कुछ एप्लीकेशंस है उनके बारे में बात करेंगे। उनसे अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स और ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको अच्छे से आ जाएं। बड़े सिंपल है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझो। ठीक है ना? एप्लीकेशंस ऑफ फैजान रूल में पहला एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिल्वर का जो सल्फाइड होता है, सिल्वर का जो सल्फाइड होता है वो लेस सॉल्युबल होता है। लेस सॉल्युबल देन ऑक्साइड ऑफ सिल्वर। इसका रीजन ये है बिकॉज सल्फाइड ऑफ सिल्वर हैज लेस आयनिक कैरेक्टर और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है? आ गई बात समझ में? और ये किससे समझ में आती है ये बात? फैजान रूल से। ठीक है ना? देखो कैसे, कैटाइन तो सेम है दोनों में, लेकिन एनायन की बात करूं तो यहाँ सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और एनायन की साइज क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर्स, कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ Ag2S is more than covalent characters of Ag2O। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है इसमें आपको? क्लियर है? अब हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? जैसे FeOH होल थ्राइस। ठीक है? ये जो होता है इज लेस soluble देन FeOH होल ट्वाइस। ठीक है? ड्यू टू more covalent character of than OH होल ट्वाइस। मतलब कि FeOH3 में कोवेलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और FeOH होल ट्वाइस में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपको तीसरा ध्यान रखना है एप्लीकेशन कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस देन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद
आपको ध्यान क्या रखनी है ये बात, ये कैसे आपको याद रहेगी ये चीज़ कि आप इसको ऐसे लिख लेना ताकि दिमाग में रह जाएगी। अब आप किसी भी कंपाउंड के लिए फिर कर पाओगे कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर के तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और यदि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जब आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर के इन्वर्सली हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ये बात आपको ध्यान में रखनी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि अपने पास में BeCl2 है और यहां से हम जा रहे हैं BaCl2 तक, तो यहां आपसे पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो इधर से आप इधर जाओगे तो कैटायन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैटायन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कैटायन की साइज इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर है। और इधर से इधर जा रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देखिए इधर यहाँ स्मॉल कैटायन है और जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे बड़ा कैटायन अपन को मिलता जा रहा था। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए फेवरेबल है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ना कि बिग साइज ऑफ कैटायन। यदि कैटायन की साइज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयनिक कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो आप फटाफट इस चीज को लिखें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास में थर्मल स्टेबिलिटी की, कोई कार्बोनेट आपको दे दिया, ठीक है, या कोई हाइड्रेट आपको दे दिया और आपसे पूछा कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो मेल्टिंग पॉइंट की जगह थर्मल स्टेबिलिटी में, जैसे मेल्टिंग पॉइंट में आयनिक कैरेक्टर में और कोवेलेंट कैरेक्टर में रिलेशन था, इसी तरह थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर में भी क्या है, रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है, क्या है कि जैसे thermal stability is directly proportional to ionic character and inversely proportional to covalent character। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अपने पास में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है कि कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो अपन यदि इसमें देखें कि अपन को क्या मिला है, देखिए जैसे आपके पास में है Li2CO3, उसके बाद में लिथियम के बाद में अपन ले ले Na2CO3, उसके बाद में अपन ले लें K2CO3, उसके बाद में Rb2CO3 और लास्ट में CS2CO3। यानी हमने जो फर्स्ट ग्रुप है उसके कार्बोनेट्स ले लिए, ठीक है ना, अल्कलाइन मेटल्स जो उसके कार्बोनेट्स लिए। और अब अपन चाहते हैं इनको कंपेयर करना कि इनकी जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहां सब में ये जो एनाइन है, ये एनाइन तो फिक्स है, ये तो क्या है, सबका फिक्स है। चेंज किस में आ रहा है, कैटायन में। साइज यहां सबसे छोटी है। जैसे मैं यहां पर कहूं कि भाई ये जो है
ये तो क्या है, स्मॉल है यानी छोटा है, और ये क्या है, लार्ज है। ठीक है, इधर हम बात करेंगे तो ये तो क्या है, लार्ज है, और ये भी क्या है, लार्ज है। क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, मिनिमम होंगे, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। यहां पर आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे, यहां पर आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, मिनिमम होंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कैटायन की साइज जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और कैटायन की साइज फेवरेबल होती है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में। तो यदि मैं करूं थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें क्या होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का रेंज इस तरह से चलेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इस तरह से चलेगी कि Li2CO3 जो है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, ये आयनिक कैरेक्टर है तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। आगे क्या बात समझ में, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इसमें क्या है, सबसे ज्यादा है, उससे कम इसमें हो रहा है, उससे कम इसमें हो रहा है, उससे कम इसमें हो रहा है, सबसे कम इसमें हो रहा है। आगे बात समझ में। तो सबसे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आयनिक कैरेक्टर यदि होता तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती, जबकि यहां तो क्या बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब यहां पर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जैसे अपने पास में है एक एक्सेप्शन है, इसको आप समझ लीजिए। एक्सेप्शन क्या है कि यदि आपके पास में Li2CO3 है, ये क्या करता है, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है और ये बनाता है Li2CO, Li2O प्लस CO2, ये तुरंत डिकम्पोज होता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। Li2CO3 जो है वो तुरंत क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है और क्या देता है, Li2O प्लस CO2। फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखो अपन ने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया, अपन ने उनके एप्लीकेशंस पढ़ लिए, ठीक है, फैजान्स रूल के एप्लीकेशंस पढ़ लिए। अब अपन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जो फैजान रूल अच्छे से क्लियर कर देता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि होना अपोजिट चाहिए था। ठीक है, तो एक्सेप्शंस में तो वही पढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस है कि जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा नहीं हो के और कुछ डिफरेंट मिल जाता है, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे पहला जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम की यदि मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो इनमें क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा BeF2, उसके बाद में BeCl2, BeBr2 and also BeI2। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये जो कैटायन है इसकी साइज तो फिक्स है, +2 चार्जेस सब पर, और साइज भी क्या है, सेम है। अब डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है साइज ऑफ एनाइन में, और साइज ऑफ एनाइन फेवरेबल होती है किसके, फैजान्स रूल के, यानी कि आयनिक कैरेक्टर के, यानी कि पोलराइजेबिलिटी के। यदि साइज ऑफ एनाइन बढ़ती है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है।
यदि साइज ऑफ कैटायन घटती है तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। समझ रहे हो कि मेरी बात को? यदि साइज ऑफ कैटायन घटेगी यानी उसकी छोटी हो जाएगी साइज, इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। यदि एनायन की साइज बढ़ेगी तो उसकी पोलराइजेबिलिटी किसकी वजह से? कैटायन की वजह से वो बढ़ जाएगी। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे इनमें पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और आयनिक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है ये एक्सेप्शन में जा रहा है। वैसे तो इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो वैसे तो इसमें क्या होना चाहिए था कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो जैसे जैसे हम F2 से I2 की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये घटती। बात समझ में आ रही? तो यहां पर क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है कि ये कंडीशन हो जाती है कि BeF2 जो है वो मोर सॉल्युबल होता है, उसके बाद में BeCl2 उससे कम BeBr2। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। और यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? मिनिमम होंगे। यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर मिनिमम होंगे, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड की। हैलाइड्स ऑफ Ag। अब Ag के हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं? वही जो इसके होते हैं, देख लेते हैं। AgF, AgCl, AgBr, AgI। वैसे मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं कि इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी बनाते हैं। लेकिन इन हैलाइड्स में भी यदि हम कंपैरिजन करें तो क्या होता है, वही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो यहाँ ये +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कैटायन है उसकी साइज तो सेम है, उसका चार्ज भी सेम है। डिफरेंस किस में आ रहा है? एनाइन की साइज में। चार्ज तो इसका भी सेम है, चार्ज तो एनाइन का भी सेम है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है। बढ़ क्या रहा है? साइज ऑफ एनाइन। और साइज ऑफ एनाइन किसके लिए फेवरेबल होता है? आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होने के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं फैजांस रूल। अकॉर्डिंग टू फैजांस रूल आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब अपने आप ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? इसकी रहेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसमें भी क्या हो रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आप लिख सकते हो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ भी आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। कौन कहता है? फैजांस। हम नहीं कहते भाई साहब, ध्यान रखना। कौन कहता है? फैजांस रूल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका क्या मानना है, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है उनकी किस तरह से इफेक्ट आउट होती है इस वजह से। देखिए जैसे मैंने लिखा, अभी अभी जस्ट आपको बताया था, मैंने आपको बताया था Li2CO3, उसके बाद में Na2CO3, उसके बाद में K2CO3, उसके बाद में Rb2CO3 एंड CH
2CO3। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो एनाइन है इसका चार्ज सेम है और साइज भी सेम है। डिफरेंस किस में आ रहा है, साइज ऑफ कैटाइन में। और साइज ऑफ कैटाइन जो होता है वो फेवरेबल होता है किसके लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। आगे की बात समझ, क्योंकि ये क्या बढ़ा देता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ा देता है। क्या बढ़ाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ एक बात आ जाती है कि हाइड्रेट एनर्जी जो होती है वो डोमिनेट कर जाती है किस पे, लैटिस एनर्जी पे। तो आपको यहाँ बस एक बात छोटी सी लिखनी है, यहाँ पर हाइड्रेट एनर्जी is dominate at lattice energy। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसकी वजह से ही क्या हो जाता है, ये ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाता है जो कि अभी अभी अपन ने पढ़ा था। क्लियर है, तो ये बात कर रहा हूं मैं सॉल्युबिलिटी की, कुछ एक्सेप्शंस की। अब एक एक्सेप्शन और है लेकिन उसके लिए अपने पास में जगह नहीं है, तो आप फटाफट इसको लिखें फिर अपन उसको पढ़ेंगे। एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अक्सर ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, ठीक है ना। और वहाँ इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलती करते हैं, ठीक है ना। और गलती भी कौन सी, कॉन्फिडेंस के साथ होने वाली, ठीक है ना। अपन को नहीं करनी, अपन को क्यों नहीं करनी, क्योंकि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कर रहे हैं ना कोशिश, तो किस लिए कर रहे हैं भाई, अपन गलती नहीं करें। तो इसलिए आपको ध्यान से सीखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो है फ्लोराइड्स एंड ऑक्सिलेट्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या होते हैं इनके बारे में लिखते हैं पहले, उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टी को डील करेंगे। यदि मैं फ्लोराइड्स के बारे में बात करूं तो अपने पास में देखो ये ऑर्डर मिलता है। पहले तो मैं सिंपल लिख रहा हूं फिर मैं चेंज करूंगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना इस बात का कि पहले तो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं कि मेरे पास में है BeF2 MgF2, उसके बाद में CaF2 SrF2 और BaF2, ठीक है। ऑक्सिलेट्स भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इस पे बात करेंगे। ऑक्सिलेट्स की यदि मैं बात करूं तो वो है BeC2O4 MgC2O4 कैल्शियम ऑक्सिलेट, स्ट्रोंशियम ऑक्सिलेट एंड बेरियम ऑक्सिलेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रही है। यहां भी यही हो रहा है क्योंकि एनाइन की साइज तो फिक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए था, ये होना चाहिए था ऑर्डर, ठीक है। और इसमें भी ऑर्डर ये होना चाहिए था क्योंकि यहां भी तो साइज किसकी इंक्रीज हो रही है भाई, यहां भी तो कैटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है जो किसके लिए फेवरेबल है, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पर केस क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम फ्लोराइड जो है वो वहां मिलता है। बेरिलियम फ्लोराइड क्या मिलता है, यहां मिलता है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेरिलियम फ्लोराइड आपको यहां मिलेगा, ठीक है, यहां नहीं मिलेगा। सेम यहां होगा, यहां क्या होगा
कि बेरिलियम ऑक्सलेट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो भाई ये तो गजब हो गया, ठीक है, ये तो जगह ही बदल दिया रे यार अपनी पूरी। इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न मैंने अभी अभी आपको पीछे लिखवाया था, और वो रीज़न ये है कि हाइड्रेट एनर्जी डोमिनेट एट लैटिस एनर्जी। ये बात यहाँ पर वर्क कर रही है, इसलिए बेरिलियम के फ्लोराइड और ऑक्सलेट जो है वो कहाँ चले गए, इनिशियल में चले गए, क्योंकि इनकी हाइड्रेटेड एनर्जी जो है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। आगे आपको ये समझ में, फटाफट इससे लिखें, यहाँ पर एक्सेप्शंस ऑफ सॉल्युबिलिटी फिनिश होते हैं, फिर अपन आगे का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आयनिक पोटेंशियल। देखो आयनिक पोटेंशियल जो है ना, वो ऐसा लगता है कि यार यहाँ क्या काम आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, या आगे क्या काम आएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर अपन को पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में होता है, बस इतना सा फर्क है। अब ये क्यों चलता है और क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले हम समझेंगे कि आयनिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है कोई भी जो कैटायन है उस पर उसकी रेडियस और उसके चार्ज के बीच में जो रेशियो होता है वो ही उसका आयनिक पोटेंशियल होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि कोई भी कैटायन कितना बड़ा है, कितनी उसकी साइज है, स्मॉल है या लार्ज है, और उस कंडीशन में उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो हम क्या करते हैं, साइज निकालेंगे तो उसके लिए रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस और चार्ज का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ दैट कैटाइन, दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। क्लियर है। और आयनिक पोटेंशियल यदि बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो मैं पहले लिख रहा हूं कि आयनिक पोटेंशियल होता क्या है। ये होता है दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेडियस ऑफ कैटाइन। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, बड़ा ही सिंपल है कैलकुलेट करना। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया आयनिक पोटेंशियल, इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटाइन। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और अब इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि यदि आयनिक पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है कि ये बात, आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के और इनवर्सली होता है किसके, आयनिक कैरेक्टर के। क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन कैसे आता है, तो वेरिएशन ऑफ आयनिक पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल, बात समझ में आ गई क्या, कैसे आता है। यदि अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यदि अपन क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
तो इसमें क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, ये है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज और रेडियस का रेशियो, और आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, इसकी साइज घटेगी, इसकी साइज बढ़ेगी, और इसकी साइज क्या होगी, घटेगी। ये जो चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, कम होगा, और रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जो है वो कैटायन की साइज क्या होती है, बढ़ती है, सॉरी एनायन की साइज क्या होती है, बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम जाते हो तो कैटायन की साइज बढ़ती है। तो आप जब यहाँ पर ये जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वैसे वैसे चार्ज जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं सेम सेल में। क्लियर है ना। और यदि ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी। और ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि कोवलेंट कैरेक्टर्स क्या आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे। तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यदि मैं बात करूं तो आयनिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होंगे, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था इसके बारे में, आयनिक पोटेंशियल के बारे में, जो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि आयनिक पोटेंशियल से हम कोवलेंट कैरेक्टर्स और आयनिक कैरेक्टर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब तक अपन ने इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ फैक्टर्स, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ इनके एक्सेप्शन सब पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करो फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि सबसे पहले तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अपोजिट आयंस जो है वो एक दूसरे के को सराउंडेड रहते हैं, घेरे हुए रहते हैं। इस वजह से इनमें क्या रहेगा, अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा, इनमें ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल नेचर का मतलब ये होता है कि जब हम इनको स्ट्रेस करेंगे, जब इनमें प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होता है कि इनके जो अपोजिट चार्ज आयंस हो, जो सेम चार्ज आयंस होते हैं, वो फेस टू फेस आ जाते हैं एक दूसरे के सामने। इसकी वजह से वो पूरा ही क्रिस्टल स्कैटर्ड हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। यानी कि इनमें मेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। देखिए क्या होता है कि आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड with crystalline structure. Structure due to क्या होता है इनमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एंड ions are surrounded by opposite charged ion। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि आयनिक सॉलिड्स
आर ब्रिटल इन नेचर। अब ये ब्रिटल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटल फॉर्म का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें मैलेबिलिटी होती नहीं, आप जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाए तुरंत ब्रेक हो जाएगा। जैसे कोई स्टील का पोर्ट है या आयरन का पोर्ट है, कॉपर का पोर्ट है, आप उसको नीचे पटको, जैसे स्टील का ग्लास आप नीचे पटको वो बेंट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन गलती से आपने चीनी मिट्टी का बर्तन जैसे कप होता है, क्रॉकरी जिसे हम बोलते हैं, उसको पटको, चाय पीने का ग्लास है उसको पटको, क्रॉकरी की प्लेट है उसको पटको, तुरंत ब्रेक हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो NaCl का क्रिस्टल है उसको नीचे डालो आप, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, उसमें मैलेबिलिटी नहीं होती। तो जिनमें मैलेबिलिटी नहीं होती है, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम थोड़ा सा उनको स्ट्रेस करें, थोड़ा सा उनको कंप्रेस करें, थोड़ा सा उन पर प्रेशर लगाएं, तुरंत वो ब्रेक हो जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्रिटल नेचर। ठीक है, तो ब्रिटल नेचर जो है उसका रीजन क्या है? आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल नेचर ड्यू टू by applying stress on that or on them, same charged ions comes in face of each other, face of each other, and due to this result they scattered. Due to repulsion। ठीक है, ऐसा कैसे होता है समझिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझा रहा हूं। जैसे अपने पास में है ये कोई आयनिक कंपाउंड है, ये यहां पर अपने पास में रखा हुआ है, अपन ने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। अपन इस पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव है इसके नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ये जो नेगेटिव है इसके नीचे नेगेटिव आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव है इसके नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, ये जो नेगेटिव है इसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, सेम चार्ज कंटेनिंग है, तो ये ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल। ये नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, यहाँ आपका नेगेटिव आ गया। आ रही की बात समझ में? इस तरह से क्या हो जाता है, ये बिखर जाता है पूरी तरह, क्योंकि सेम चार्ज वाले जो है फेस टू फेस आ जाते हैं एक दूसरे के सामने। क्लियर है? इतना आप पहला पॉइंट जो है लिख लीजिए, उसके बाद अपन दूसरे पे वर्क करेंगे। अब दूसरी अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपको ध्यान रखना है, यदि आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में है तो कंडक्टिविटी नहीं करेगा, लेकिन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी करता है। उसका रीजन ये है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है तो उसका आयंस फ्री नहीं है, और चार्ज कौन कैरी कर रहा है, आयन कर रहे हैं, तो आयन जब तक एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, चार्ज कैसे ले जाएंगे? तो सॉलिड फॉर्म में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आयनिक सॉलिड्स
in solid form like as insulator due to absence of free ions, ठीक है, but in molten and aqueous solution, but in molten and aqueous solution they can conduct electricity. क्लियर है? तो रिलेटिव कंडक्टेंस यदि हम देखें तो ये मिलेगा आपको solid form is less than molten form is less than aqueous solution form. ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये नहीं करेंगे एक तरह से, उसके बाद मोल्टन फॉर्म में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन में बिल्कुल इजीली करेंगे। अब मैं बात करता हूं आयनिक रिएक्शन की। इनका अगला है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो केवल और केवल आयनिक सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। बिल्कुल क्लियर रखना ये बात। तो आयनिक कंपाउंड्स कैन रिएक्ट fast and instantaneous in aqueous solution। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में है NaCl सॉलिड प्लस AgNO3 सॉलिड। मैं सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाना चाहता हूँ सॉलिड फॉर्म में, तो यहां पर क्या होगा, और यदि मैंने लिख दिया NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस, तो यहां क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। यहां तो देखो ये होगा सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां पर नो रिएक्शन, ठीक है, लेकिन यहां रिएक्शन होगी क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो यहां बन जाएगा AgCl का पीपीटी प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है? तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो अकर होती है। फटाफट इसे लिखें, फिर अपन जगह कम में अगला कैरेक्टर लिखेंगे, आज अगली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दो प्रॉपर्टी और बची है, उसके बाद ये जो है अपना आयनिक कंपाउंड्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फटाफट देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि नंबर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आयनिक सॉलिड है उसमें क्रिस्टल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, और उसमें जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनका टाइप कॉन्फ़िगरेशन का। तो व्हेन ionic compound have same crystal structure and also same type of
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ cation and anion are amorphous of each other, यानी जिनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है वो भी लगभग सेम दिखेगी और उनमें जो एनायन और कैटायन है उनका जो टाइप होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल है NaF एंड MgO, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। इसी तरह एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे KCl एंड K2S, ये जो है आइसोमॉर्फस होते हैं किसके साथ, आर आइसोमॉर्फस विद CuCl2। तो ये आप लोगों को बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें किसकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रख लेना, ड्यू टू हाई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ionic compounds have high melting points and boiling points। तो यहां लिख लेना आप, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ध्यान रहेगी ये बात। अब कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स के कुछ ट्रेंड्स है जो आप लोगों को थोड़े से ध्यान रखने हैं कि NaF का ज्यादा होता है KF से, उसके बाद देखो बीच में LiF आ गया, फिर RBF, फिर CSF। सेकंड यहाँ पर यदि मैं क्लोराइड्स की बात करूं तो NaCl आ गया, KCl आ गया, RbCl आ गया, CaCl आ गया, LiCl लास्ट में गया, जबकि LiCl को आना चाहिए था यहाँ पे, LiF को आना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका रीजन क्या है कि LiCl शो एबनॉर्मलिटी ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे वैसे ही तुरंत ये जो सीक्वेंस है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ट्रेंड है जो आपको याद रखना है। और ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किनकी, आयनिक कंपाउंड्स की, जो मैंने आपको बता दी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स का जो है लगभग पोर्शन खत्म हो गया है। कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बता दूंगा, और आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू।